डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत। आज हम पश्चिमी धारणा के विचारक, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीति विज्ञान के दार्शनिक के रूप में, राजनीति विज्ञान के सबसे बड़े प्रमुख विचारक के रूप में, जिनसे कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान का प्रथम विधिवत व्यवस्थित विचार प्रस्तुत करने वाले विचारक दार्शनिक प्लेटो, हम उनके बारे में आज का अपना डिस्कशन करेंगे। प्लेटो, जैसे कि बच्चों मैंने कल आपको नोट्स भेजा था, एक यूनानी विचारक हैं और इनका जन्म 428 ईसा पूर्व से हुआ था और 347 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल रहा है। इनके प्रमुख रचना रिपब्लिक है, जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। अगर हम प्लेटो की चर्चा करें तो प्लेटो के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि किसी एक विचार ने डाला है तो वो सुकरात का कथन था कि गुण ही ज्ञान है, वर्चू इज़ नॉलेज। उनका ये मानना था कि व्यक्ति में अगर गुण होगा तो अपने आप ज्ञान आ जाएगा, और यदि व्यक्ति ज्ञानी है तो वो हमेशा ही सद्गुणी ही रहेगा। इस विचार को, इस वाक्य को उन्होंने अपने पूरे दर्शन का आधार बिंदु माना और इसी पर आधारित अपने तमाम विचारों को प्रस्तुत किया है। प्लेटो का अगर हम देखें परिचय के रूप में, तो प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत और दार्शनिक सम्राट का शासन, ये तीन प्रमुख विचार हैं जिससे कि हम प्लेटो का दर्शन समझ सकते हैं। प्लेटो के विचारों पर आऊँ उससे पहले हम प्लेटो के परिचय में थोड़ी सी हम बात करेंगे। उनकी जो प्रमुख ग्रंथ या कृतियाँ या रचनाएं वो हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज। प्लेटो की जो शैली रही है वो संवाद की रही है, यानी कि प्लेटो ने अपने जो भी बातें कहीं उसने संवाद के रूप में प्रस्तुत करी और वही चीज़ आगे उनके शिष्यों के द्वारा प्रस्तुत की गई। प्लेटो के गुरु के रूप में सुकरात की बात की जाती है और उसका प्रमुख शिष्य अरस्तु है। ये तीन विचारक पूरे यूनानी दर्शन को, राजनीतिक उसमें अगर हम देखें तो ये तीन प्रमुख विचारक माने जाते हैं। दूसरी जो शैली है वो है सादृश्यों, यानी कि एग्जाम्पल्स के द्वारा अपने जो भी उन्होंने बातें कहीं उसको उन्होंने चित्रों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी बातों को कहा है। फिर उनकी तीसरी जो पद्धति है वो है उनकी निगमनात्मक पद्धति, यानी कि उस टाइम पे प्रचलित जितनी भी विचारधाराएं हैं उनसे उनका विश्लेषण करके प्लेटो स्वयं अपना एक विचार प्रस्तुत करते हैं। दार्शनिक पद्धति उनकी प्रमुख पद्धति है जिसके आधार पर माना जाता है कि प्लेटो ने आनुभविक उसमें ना अपना अध्ययन नहीं किया, बल्कि उन्होंने दर्शन कर आधार पर एक विचार, एक दार्शनिक अंदाज दुनिया के सामने रखा। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। अगर हम वर्तमान के न्याय से प्लेटो के न्याय की तुलना करें तो ये बिल्कुल भी विपरीत कंसेप्ट है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक नैतिक विचार ज़्यादा रहा है। प्लेटो न्याय के सिद्धांत में सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय दोनों को उन्होंने अपनी चर्चा करी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आदमी की आत्मा के तीन तत्व होते हैं, उसी तरीके से समाज के भी तीन वर्ग होते हैं। प्लेटो अपनी इस थ्योरी पर अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत करने से पहले तत्कालीन जो विचारधाराएं थी, प्लेटो ने बारी बारी से उन सिद्धांतों का अध्ययन किया। सबसे पहला सिद्धांत उसमें है परंपरावादी धारणा, जिसके प्रमुख विचारक थे सिफेलस व पॉलीमार्कस। उनके अनुसार, सिफेलस व पॉलीमार्कस के अनुसार अगर हम बात करें कि पुराने रीति रिवाजों का पालन करना ही सच्चा न्याय है। सिफेलस का कथन था सत्य बोलना, मित्रों व देवताओं के प्रति ऋण को चुकाना ही न्याय है। वहीं पॉलीमार्कस का कहना था प्रत्येक व्यक्ति को वही देना चाहिए जो उसके लिए उचित है, अर्थात मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता निभाना ही न्याय है।
लेकिन प्लेटो उसका खंडन करके कहता है कि ये जो इन्होंने थ्योरी दी है वो स्वीकार नहीं है। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि मित्र के साथ मित्रता करना और शत्रु के साथ शत्रुता करना, तो ये एक व्यवहारिक चीज़ नहीं है, क्योंकि न्याय तो निष्पक्ष होता है। दूसरी चीज़, आज जो हमारा मित्र है कल ज़रूरी नहीं है वह हमारा मित्र रहेगा ही, और कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु है इसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। तो इस आधार पर प्लेटो ने परंपरागत थ्योरी को रिजेक्ट किया। दूसरी जो न्यायवादी सिद्धांत तत्कालीन थी वो थी उग्रवादी धारणा, जिसके प्रमुख विचारक थे थ्रेसिमाकस और कैलिक्लीस। उनके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। प्लेटो उसको भी खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्तिगत न्याय की या व्यक्ति के सच्चे सुख की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ व्यक्ति का स्वार्थ न्याय को निर्धारित नहीं कर सकता। दूसरा, समाज के हित में निस्वार्थ सेवा करना ही न्याय का प्रमुख उद्देश्य है। फिर तीसरी थ्योरी, प्लेटो ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करी, जिसका प्रमुख प्रतिपादक ग्लॉकन था, और उनके अनुसार ग्लॉकन की ये थ्योरी थी कि न्याय कोई नैसर्गिक वस्तु नहीं है, यह तो परंपराओं की देन है, अतः यह कृत्रिम है। प्लेटो ने उसका भी खंडन किया और उन्होंने कहा ये जो धारणा है ये भ्रामक है। मनुष्य की आत्मा में न्याय निवास करता है, यानी कि न्याय कोई बाहरी समझौते में नहीं है, न्याय तो मनुष्य की आत्मा में निहित है, उसकी सहज प्रवृत्ति है, इसलिए न्याय कृत्रिम नहीं हो सकता। ये थी प्लेटो ने तत्कालीन जो न्याय संबंधी धारणाएं प्रचलित थीं उस टाइम पर, प्लेटो ने उनका बारी बारी से पहले व्याख्या करी, फिर उनका खंडन किया। फिर अब हम आ रहे हैं कि प्लेटो स्वयं न्याय के बारे में क्या कहता है। उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि प्लेटो के न्याय में एक तो उसने व्यक्तिगत न्याय की बात करी, एक उसने सामाजिक न्याय की बात करी। व्यक्तिगत न्याय में वो कहता है व्यक्ति को नैतिक रूप से शुभ होना या अपने गुणों को इतना विकसित कर लेना कि स्वतः ही ज्ञान उसमें आ जाए, या वाइस वर्सा अगर हम कहें तो अगर व्यक्ति के पास ज्ञान होगा तो वो सदैव सद्गुणी ही रहेगा। तो व्यक्तिगत न्याय में उसने कहा व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करने से ही न्याय हासिल हो जाएगा। और सामाजिक नीति परायणता के लिए जो उसने सामाजिक न्याय की बात करी है उसमें उसने ये कहना है कि समाज के जो 3 वर्ग हैं, एक है उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा शासक वर्ग। तो प्लेटो का यह मानना था कि जब ये सभी वर्ग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, अपने अपने दायित्वों की पूर्ति करेंगे, तो स्वतः ही समाज का कल्याण होगा और न्याय की स्थापना होगी। तो इस रूप में उसने सामाजिक नीति परायणता की बात करी। अब हम कह रहे हैं प्लेटो ने किस तरीके से न्याय को आत्मा के साथ जोड़ा है, तो उसमें उसने आत्मा के 3 तत्वों का उसने बात करी है कि व्यक्ति में 3 तत्व मौजूद रहते हैं। एक है उसका क्षुधा या वासना, दूसरा साहस और तीसरा विवेक। तो कहता है जिस तरीके से व्यक्ति के आत्मा में विवेक सर्वोपरि होना चाहिए, और विवेक साहस को बताता है कि उसको कैसे अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना चाहिए, और जिस तरीके से क्षुधा को अधीन रखकर व्यक्ति अपने जीवन के लिए अपनी क्षुधा को भी नियंत्रित करता है, उसी तरीके से विवेक द्वारा अपने दूसरे 2 तत्वों पर जैसे कंट्रोल होता है। तो प्लेटो का यह मानना है कि समाज में भी ये जो तीनों वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, इसमें उत्पादक वर्ग का कार्य है दोनों ऊपरी वर्गों की सेवा करना या उत्पादन करना, सैनिक वर्ग का कार्य है रक्षा करना, और शासक वर्ग का कार्य है शासन करना। तो जैसे ही आत्मा में विवेक सर्वोपरि है, वैसे ही समाज में, राज्य में शासक वर्ग जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए, और उसका इन दोनों दूसरे वर्गों पर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। जहाँ भी ये चीज़ें हो जाएंगी, प्लेटो का ये मानना है कि वहाँ ऑटोमेटिकली न्याय की स्थापना हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटो के न्याय के
दो पक्षों की जो अभी अपन ने डिटेल में बात करी। थोड़ा सा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास सवाल आता है कि प्लेटो के न्याय के दो पक्ष कौन से हैं, तो अभी हमने बात करी व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय का मतलब जब व्यक्ति की वासना पर साहस और साहस पर विवेक का नियंत्रण हो तो व्यक्तिगत न्याय की स्थापना होगी। सामाजिक न्याय में जब समाज के तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, कृषक उत्पादन करे, सैनिक रक्षा करे व दार्शनिक शासक शासन का संचालन करे, इस क्रम में शासक वर्ग की सर्वोच्चता अन्य वर्गों पर रहेगी तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। फिर प्लेटो के न्याय का वास्तविक स्वरूप। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के अधिकारों अथवा कानूनों का नहीं है, वरन व्यक्ति के कर्तव्यों एवं उसकी सामाजिक परायणता का सिद्धांत है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि अगर आप वर्तमान के न्याय से प्लेटो के न्याय की तुलना करोगे जैसे मैंने अभी कहा कि वर्तमान न्याय के स्ट्रक्चर से, कानून से, संविधानों को, कर्तव्यों को यदि आप प्लेटो के न्याय में ढूंढते हो तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। लेकिन प्लेटो के न्याय में सबसे जो डोमिनेंट चीज़ थी वो थी कर्तव्य परायणता, कि यदि हर व्यक्ति, हर वर्ग अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेगा तो न्याय की स्थापना होगी। फिर दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये वैयक्तिक तथा सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत है। ये भी अपन बात कर चुके हैं कि उसने व्यक्ति और समाज दोनों की नैतिकता का चित्रण किया है। तीसरा, प्लेटो का न्याय श्रम विभाजन, अहस्तक्षेप तथा कार्यों की विशेषज्ञता के तत्वों की बात करता है। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। श्रम विभाजन कैसे? तो प्लेटो ने तीनों वर्गों के कार्यों का विभाजन किया है। अहस्तक्षेप के कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और हर वर्ग अपने विशिष्ट कार्यों को ही करेगा तो वहाँ न्याय की स्थापना होगी। चौथी चीज़, उसने सामाजिक एकता पर बल दिया है, यानी कि अगर जब सभी एकजुट होकर रहेंगे तो वहाँ पर एकता होगी और जहाँ एकता होगी वहाँ राज्य सुदृढ़ होगा। लास्ट, विवेक की सर्वोपरिता। जो हमने शुरुआत में ये भी बात कही थी कि किस तरीके से प्लेटो ने ज्ञान, गुण, विवेक को उसने सर्वाधिक महत्व दिया है, तो यहाँ न्याय में भी उसका यही मानना है कि विवेक सर्वोच्च होना चाहिए। विवेक व्यक्ति में अंतर करना सिखलाता है, अतः न्याय भी जहाँ विवेक की सर्वोपरिता होगी वहाँ न्याय की स्थापना होगी। अब हम ले रहे हैं बच्चों प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। पहली चीज़, अत्यधिक यह निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि इसने जो अपने वर्गों को कार्य दे दिए हैं तो प्लेटो ने एक तरीके से वो कार्यों को फिक्स कर दिया है और कोई भी व्यक्ति इन कार्यों से बाहर उसकी स्वयं की प्रगति की वो बात नहीं कर रहा है कि अगर उत्पादक वर्ग का व्यक्ति है तो केवल उत्पादन करे। तो उस रूप में देखें तो ये एक निष्क्रिय धारणा है। दूसरी आलोचना की जाती है कि व्यक्तियों की इच्छाओं के संघर्ष का कोई समाधान नहीं करता। कि प्लेटो ने कर्तव्य परायणता की बात करी है, लेकिन उसने कहीं भी ऐसी कोई अपनी कल्पना में ये विचार को जन्म ही नहीं लेने दिया है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भी उनके बीच में टकराव होता है, कोई एक वर्ग अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन नहीं करता है और उनके बीच में संघर्ष होगा तो फिर न्याय उसको कैसे सॉल्व करेगा? प्लेटो इस बारे में साइलेंट है। तीसरी चीज़, अत्यधिक एकीकरण की उसने व्यवस्था की है। सारे अधिकार उसने एक तरीके से शासक वर्ग को दे दिए हैं और बाकी वर्गों को उसने नगण्य दिए हैं। तो इस रूप में अत्यधिक एकीकरण उसका न्याय सिद्धांत करता है। फिर इसमें एक, अब हम कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद के इसमें दोष का निराकरण करने में भी यह उसी का शिकार बन गया है। कॉल पॉपर के अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत खुले समाज अर्थात
स्वतंत्र समाज का शत्रु बताया है। एक वर्ग शासन तथा एक वर्ग के विशेष अधिकारों का समर्थन करने वाला सिद्धांत है। सर्वसत्तावादी वर्ग शासन की यह स्थापना करता है और समाज को नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार करने वाली यह अवधारणा है। कर्तव्य परायणता से व्यक्तिगत शुभता ही नहीं वरन संपूर्ण समाज का कल्याण होगा। तो ये हो गया बच्चों आज प्लेटो का न्याय सिद्धांत।